हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आप लोगों के लिए जैसे कि डेली बेसिस पर समरी आ रही है, समरी सेशन में लेकर के आ रहा हूं। तो आज हम लोग समरी डिस्कस करेंगे यूनिट 4 का। जो हमारी आईएएफएस की बुक है उसमें हमने यूनिट वाइज जो समरी डिस्कशन स्टार्ट किया है, तो आज मैं यूनिट 4 की यहाँ पर समरी आप लोगों के लिए लेकर के आया। तो यूनिट 4 है रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। सो प्रायोरिटी सेक्टर मीन्स क्या होता है और एमएसएमई का मतलब क्या होता है, इसको हम बहुत शॉर्ट में अभी समझ लेते हैं, देन फिर हम आगे उस समरी को समराइज कर लेंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब होता है जो सेक्टर्स जिनको हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि वो कोर ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के, जिनके कारण एम्प्लॉयमेंट और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो सकती है अगर उस पर हम ज्यादा ध्यान दें तो प्रायोरिटी का मतलब होता है वो सेक्टर्स जिनको हमें प्राथमिकता देनी है लोन प्रोवाइड करने में थ्रू द बैंक्स। एंड एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ये दोनों ही टाइप के जो सेक्टर्स हैं, चाहे हम अगर प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स की बात करें या एमएसएमई को भी हम साथ में लेकर के बात करें, तो ये वो सेक्टर्स हैं जिन पर बैंक जब लोन देंगे तो उन्हें एज अ प्रायोरिटी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। इसको लेकर के आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं और वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं यूनिट में, बट यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ समरी ऑफ दिस चैप्टर। चलिए तो आ जाते हैं समरी पर। तो सबसे पहले पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम देख लेते हैं कि एमएसएमई, जिसको हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के नाम से जानते हैं, ये कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है। किस चीज के लिए? हमारी आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, नवाचार और देश में हमारे एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं रोजगार में बढ़ावा देने के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है। इसका प्राइमरी बेनिफिट जो एमएसएमई सेक्टर का वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है सबसे कम, लो कैपिटल कॉस्ट का मतलब है कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा या करता है। एमएसएमई सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो रफली अगर हम ऐसा एक डाटा यहां पर देखें जो ये बताता है कि 45% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, मोर देन 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट, जितना हम टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना इंडिया में, इंडिया के थ्रू किसमें, फॉरेन कंट्रीज में जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसका 40% और लगभग 28% जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है। और लगभग एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 12 करोड़ लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हमारा एमएसएमई सेक्टर। तो 45% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 45% इसके अंडर इसका कंट्रीब्यूशन हुआ। उसके अलावा 40% से ज्यादा जो टोटल एक्सपोर्ट का 40% एमएसएमई सेक्टर करते हैं एक्सपोर्ट, और 28% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारा। उसके अलावा मतलब जो टोटल जीडीपी की अगर हम बात करें तो 28%। वाइल एम्प्लॉइंग, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो देखो 12 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ आगे बात करते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो टारगेट होता है वो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है, जिसमें हम आरआरबीज को और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं यहाँ पर इनको? वेट अ मिनट, इनको क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है? क्योंकि इनके लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, और ये जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आपका आरआरबी हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इनके लिए, या बोल सकते हैं इन्हें हमने प्रायोरिटी सेक्टर को डेवलप करने के लिए ही बनाया। इनके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ही ये सेक्टर्स को, मतलब प्राइमरी सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा लोन देना है, ये पहले से डिफाइंड है। तो इनको हम यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट में अलग रखते हैं, जो कि किनके लिए एप्लीकेबल होगा? यहाँ पर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, मतलब इंडिया के सारे कमर्शियल बैंक, और फॉरेन बैंक्स वो जिनकी 20 या 20 से अधिक ब्रांचेस हैं हमारे देश में, वो फॉलो करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट को। 40% अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट के, या फिर हम बात करते हैं सीईओ बीई के, राइट। तो अपने एएनबीसी और सीईओ बीई के कितना, जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, सीईओ बीई क्या है? क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो इस दोनों का, या तो एएनबीसी का या सीईओ बीई का 40% इनको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है यहाँ पर किसको? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो अगर पूछा जाए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ओवरऑल टारगेट क्या है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी 20 या 20 से ज्यादा ब्रांचेस हमारी कंट्री में, तो उनके लिए टारगेट होगा 40%। फिर फर्दर ये क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग टारगेट यहाँ पर डिसाइडेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के लिए अलग होगा, एमएसएमई के लिए अलग होगा, फिर मार्जिनल फार्मर्स के लिए अलग हो जाएगा, उसके अलावा एजुकेशन का अलग होगा, हाउसिंग का अलग होगा। तो देयर वर मैनी, वी कैन से द 9 सेक्टर्स वर देयर। पहले हमारे 8 थे, 9 स्टार्टअप्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो जो न्यू डेफिनेशन है एमएसएमईज की, वो ये बताती है कि इजियर फॉर स्मॉल बिजनेस टू एक्सपैंड एंड
फ्लोरिश। अगर हम नई एमएसएमई की डेफिनेशन को देखें, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमईज का, और इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया था एमएसएमईज को लेकर के, उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो नई डेफिनेशन है उसमें जितनी भी नई एमएसएमईज हमारी होंगी उनको क्या कर सकते हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बहुत बढ़िया कर दिया, जिसके कारण ये अपने आप को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और फ्लोरिश करने का मतलब है बहुत अच्छे से चला सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो इकोनॉमीज के स्केल कैन बी बूस्ट प्रोडक्टिविटी विदाउट द डेप्राइविंग एमएसएमईज ऑफ government benefits such as the market support, export promotion, preferential procurement in the पब्लिक सेक्टर। अगर हम यहाँ बात करें कि रिजल्टिंग इकोनॉमीज, तो हमारे इकोनॉमीज के बेसिस पर अगर बात करें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही साथ ये प्रोडक्टिविटी जो होती है, जैसे हम बोलते हैं उत्पादकता, ये भी बढ़ जाती है। और यहाँ पर बिना परेशान किए किसको, एमएसएमईज को, कि भाई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही उन एमएसएमईज को यहाँ पर क्या करे, फंडिंग करे। बिना गवर्नमेंट के फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के भी हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत तेजी से और अच्छे से आगे बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नई जो डेफिनेशन आई है उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। As per the latest data, there are around 36.1 million MSMEs unit। हमारे देश में लगभग 36 लाख से ज्यादा यहाँ पर क्या है, एमएसएमई यूनिट्स है, जो कि पूरे देश में फैली हुई है। एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली 6.11% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी एंड 24.63% ऑफ द सर्विस जीडीपी। मतलब अगर अपन बात करें एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन की, तो 6.11% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, मतलब अगर मैं बात करूं जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल हिस्सेदारी है उसमें एमएसएमई की 6.11 है, और साथ ही साथ 24.63% सर्विस जीडीपी की परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है हमारा एमएसएमईज का। इसके साथ में मेक इन इंडिया को हमने हमारी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने बोला है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और बोला था कि इंडिया विल बी द एक्सपोर्ट हब ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम एक ऐसी कंट्री बनेंगे जो सारी चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमें पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी पड़ेंगे, तो जिसके लिए ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसके 4 पिलर्स हैं जो कि इस स्कीम को बूस्ट करते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज नॉट जस्ट द मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो अदर सेक्टर। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात की, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है उद्यमिता, या हम बोल सकते हैं नए नए बिजनेसेस को लाना, जिसको हम बोलते हैं रिस्क टेकिंग। मतलब अगर मैं मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करता हूं तो मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, एक रिस्क लेकर के बिजनेस को सेटअप करने की बात करूंगा। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ही नहीं, बोला गया कि बाकी सेक्टर्स में भी हमें एंटरप्रेन्योर्स की रिक्वायरमेंट है। न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। तो ये जो 4 पिलर्स है हमारे किसके, ये हमारे मेक इन इंडिया के 4 सेक्टर्स है। पहला नए चीजों को प्रोसेस करना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, नए सेक्टर्स को टारगेट करना और नए माइंडसेट के साथ काम करना। ये पूरे के पूरे 4 पिलर्स हैं जो कि किसके हैं, हमारी मेक इन इंडिया स्कीम के हैं। The Startup India scheme aims to support individuals of business that have recently formed their startups। अगर मैं यहाँ बात करूं कि स्टार्टअप इंडिया, जैसे एक टाइम था जब 2014 में पीएम ऑनरेबल पीएम जब हमारे नरेंद्र मोदी जी पहली बार पीएम बने थे, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीजों को एक साथ लॉन्च किया था। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। ठीक है, इन सारी 4 स्कीम्स को एक साथ लॉन्च कर दिया। बोला कि इंडिया को हमें क्या करना है, डिजिटल भी बनाना है, स्टैंड अप भी करना है, स्टार्टअप भी करना है, और साथ में मेक इन इंडिया ला करके और डिजिटल इंडिया को भी लॉन्च करना है। तो यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया जो है ये बनाया गया ताकि यहाँ पर ऑफर कर सके बेटर फाइनेंस, जैसे कि टैक्स ब्रेक्स हो सकता है, एंश्योर करेगा प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया, और वो स्मूथली और क्विकली अपने आप को स्टार्ट कर सके। और इनको फाइनेंस, चाहे तो फाइनेंशियल या फिर हमारा जो बोल सकते हैं कि फाइनेंस के साथ साथ किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर हमारे स्टार्टअप्स को दी जा सके, राइट। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया। प्रोडक्शन लिंक का मतलब है प्रोडक्शन से रिलेटेड, इंसेंटिव्स का मतलब है इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए। इज अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली employed government method for increasing the production of products considered important for job creation। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की अगर मैं बात करूं, तो एक तरीके की ट्रेडिशनल और वाइडली एम्प्लॉयड का मतलब है बहुत बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट की मेथड, किस चीज के लिए गवर्नमेंट का मेथड है, ताकि हम यहाँ पर इंक्रीज कर सके प्रोडक्शन किस चीज का, उन प्रोडक्ट्स का जिन प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में, लोगों को जॉब देने में,
सोशल वेलफेयर मतलब जन कल्याण में, या फिर टैक्सेशन को बढ़ाने में। तो इन तरीके की चीजों को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। इनको हम इस स्कीम में ला करके इनके प्रमोशन के लिए कुछ फंडिंग और एक्स्ट्रा यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट इनको प्रोवाइड कर देंगे। पीएलआई का मतलब सीधे सीधे फाइनेंशियल इंसेंटिव है उन एंटरप्राइजेस के लिए जिनका आउटपुट हमें इंक्रीज करना है। तो करंट अगर हम बात करें पीएलआई की स्कीम की, तो पीएलआई स्कीम में 13 ऐसे सेक्टर्स हैं जो यहाँ पर कवर अप किए जा रहे हैं ताकि आउटपुट बढ़ाया जा सके उन 13 सेक्टर्स का। अगला देखते हैं कि पीएलआई स्कीम वुड मेक इंडियन फर्म ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। व्हाट इट मींस, मतलब अगर हम पीएलआई स्कीम की बात करें तो लोगों को क्या करेंगे, उन ऐसे सेक्टर्स जो अभी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं उनको हम फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको हम देखेंगे, असेसमेंट कर लेंगे, उनका वैल्यूएशन कर लेंगे, उनका इवैल्यूएशन कर लेंगे, फिर उसके बाद में स्टडी करेंगे कि वो कहाँ वीक हैं, या हो सकता है कि ज्यादातर वो फाइनेंशियली वीक हो रहा है, तो उनको फंड प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, उनको तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। और उन्हें यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो हमारी पीएलआई स्कीम है वो उन सेक्टर्स को यहाँ पर इंडियन फर्म्स, उन सेक्टर से रिलेटेड जो फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन फर्म्स को हम ग्लोबली, इट मींस कि वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में कॉम्पिटिटिव में ला सकते हैं। साथ ही साथ ये एनकरेज करेगा, ये प्रोत्साहित करेगा किसको, इन्वेस्टमेंट को, जो हमारे कोर कॉम्पिटेंसीज हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब जो अभी नई तरीके की टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको यहाँ पर अडॉप्ट करेगा। एश्योर करेगा एफिशिएंसीज। एफिशिएंसी का मतलब है कि हमारी क्षमता जो होती है उस क्षमता को पहले क्या कर लेगा, यहाँ पर एश्योर करेगा कि हम बिल्कुल सक्षम है और ज्यादा अच्छे से चीजों को और ज्यादा कर सकते हैं। ये प्रोड्यूस करेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बूस्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा और इंटीग्रेट इंडिया इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडिया है जो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। अब ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया में इंडिया एक सप्लाई चेन में ऐसी जगह सेट हो जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स की सप्लाई हम ही करेंगे। तो ये हो पाएगा किससे, यहाँ पर पीएलआई स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर उद्यमी मित्र पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के एक उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल का उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, ये लॉन्च किया है किसने, सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एमएसएमई को प्रमोट करने का काम करती है, ताकि हम इंप्रूव कर सकें एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमईज। अब किसी एमएसएमईज को लोन चाहिए, अब लोन चाहिए तो क्या करें, एक सिंगल विंडो ओपन कर दी, आप अप्लाई करो, एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगी, वहां उस एप्लीकेशन लोन प्रपोजल को वो चेक कर लेंगे, आपके बिजनेस का असेसमेंट कर लेंगे, लोन अप्रेजल कर लेगा सिडबी, और उसके बाद आपको लोन सैंक्शन करके एप्लीकेशन का जो रिजोल्यूशन बोल सकते हैं ना कि भाई आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो टर्न अराउंड टाइम में डिसाइड कर लिया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है उनको कम से कम टाइम में, और एश्योरेंस होगा कि हाँ उनको फंड मतलब लोन यहाँ से मिल सकता है थ्रू द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये एमएसएमईज को सर्विसेज और साथ में जो लोन है वो प्रोवाइड करने के लिए ये उद्यमी मित्र पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगा, लेकिन हाँ सेशन एंड करने के बाद मैं आपको दो चीजें और बताने वाला हूँ, दो बड़ी इंफॉर्मेशन है। ये तो हो गई टेलीग्राम चैनल की लिंक्स, आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, दिस इज द एफबी पेज, अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हम लोगों ने अब इंडिविजुअल बैचेस भी लॉन्च किए हैं, ये एक बड़ी न्यूज है आप लोगों के लिए। इंडिविजुअल बैच का मतलब है अगर आप रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंगल बैच ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आईईआईएफएस इंडिविजुअल इसकी क्लास तो वो भी मिल जाएगी, एएफएम की क्लास चाहिए तो इसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो ये आईईआईएफएस का आपका क्लास है, अगर आप इस बैच को लेना चाहे तो ले सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी बैच को लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड हिमांशु। जब आप यूज करेंगे कोड हिमांशु तो आपको इन सभी कोर्सेज पर, इंडिविजुअल कोर्सेज पर भी यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए अपने आप को एनरोल कीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु और एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्सेज में। मैं